थैंक्स बच्चों। आज फिर मैं बीके सिंह मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पूर्णिया अगले क्लास को बढ़ाने जा रहा हूँ। आज जो हम डिटर्मिनेंट में टॉपिक्स पढ़ेंगे वह है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पिछले क्लास में हमने आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर को बताया था और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर आज हम डिस्कस करेंगे और पुनः फिर हम डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे प्रॉपर्टीज के मदद से। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम सोचेंगे कि प्रॉपर्टीज की क्या आवश्यकता पड़ी होगी, तो प्रॉपर्टीज के मदद से हम डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं। प्रॉपर्टीज के मदद से डिटर्मिनेंट को आप इवैल्यूएट जो करिएगा तो उस इवैल्यूएशन में आपको बड़ी मदद मिलेगी। जो हार्डी प्रॉब्लम्स हैं या जिसका कि कैलकुलेशन हम जनरल प्रोसीड्यूर से बड़ा स्टेप लेकर करते हैं, जिसका सॉल्यूशन एक लंबा रेंज देता है, वैसे सॉल्यूशन को हम प्रॉपर्टीज के मदद से कम और छोटे स्टेप में कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पहला प्रॉपर्टीज let us take a determinant in which elements of first rows are 4, 9, 7. In second row, elements are 12, 52, 26. In third row, 4, 9, 7. यहाँ पर बच्चों डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट करने के लिए पिछले क्लास में आपको बारीकी से सिखाया था। आज आप डिटर्मिनेंट को पहले वाले यानी जो प्रीवियस क्लास में आपने इवैल्यूएट करने का जो मेथड्स आपने लर्न किया, उस मेथड से डिटर्मिनेंट को इजीली आप इवैल्यूएट कर सकते हो। बट अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज के मदद से डिटर्मिनेंट को फॉलो करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के अंदर एक बार हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज एलिमेंट को कंसंट्रेट होकर के फॉलो करते हैं। रो वाइज अगर देखते हैं तो इन फर्स्ट रो एलिमेंट्स आर 4, 9, 7. इन सेकेंड रो 12, 52 and 26. And in third row 4, 9, 7. कॉलम वाइज भी देखना चाहिए। इन फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स आर 4, 12 and 4. इन सेकेंड कॉलम 9, 52 and 9. इन थर्ड रो 7, 26 and 7. तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज एलिमेंट्स को हम
जज करें। तो यहां पर फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो corresponding elements are identical. 4 4 9 9 7 7, 4 4 9 9 7 7, 4 9 7 4 9 7. Row 1 and row 3 are identical. All elements of first row and third row are identical, or in other words you say पहला रो और तीसरा रो के संगत के एलिमेंट समान है। तो इस तरह के डिटर्मिनांट को अगर हम इवैल्यूट करते हैं तो नेसेसरली ऐसे डिटर्मिनांट का मान 0 आता है। अर्थात यहां पहला प्रॉपर्टीज का हम क्रिएशन करते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनांट में कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम अगर समान हो तो बेझिझक ऐसे डिटर्मिनांट को बिना खोले हुए हम इसके मान 0 लिखते हैं। इफ एनी 2 rows or any 2 columns of a determinant are identical or equal, then the value of determinant is 0. If any 2 rows or any 2 columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0. If any 2 rows or any 2 columns of a determinant are identical, सदृश, दृश्य देखना, सौ समान, किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 रो अथवा कोई 2 कॉलम देखने में अगर समान हो तो ऐसे डिटर्मिनांट का मान हम बिना ओपन किए, बिना इवैल्यूएट किए हुए डायरेक्ट 0 लिखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज का प्रयोग हम प्रॉब्लम्स को डील करते समय डायरेक्ट आप इसके रिजल्ट को 0 लिख सकते हैं। बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते समय इस रिजल्ट का प्रयोग आप, इस प्रॉपर्टीज का प्रयोग आप सवाल के सॉल्व करते समय डायरेक्ट आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज 2
को फॉलो करने के लिए फिर हम एक एग्जाम्पल को फॉलो करें। डिटर्मिनांट एक हम लेते हैं 4 3 2 1। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनांट हमने लिया और पहले की तरह इसका वैल्यू जब निकालते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट 4 की तरफ से ऑपरेट करते हैं। 4 क्रॉस 1 माइनस 3 क्रॉस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब हम या तो रो को आपस में इंटरचेंज कर लें अथवा कॉलम को आपस में इंटरचेंज करा लें। तो कराने के उपरांत पहला रो को दूसरा रो के जगह और दूसरा को पहला के जगह अगर अदला बदली करा दें, यानी रो 1 एंड रो 2 आर इंटरचेंज अमॉन्ग देमसेल्फ, तो इन न्यू फॉर्म नया फॉर्म में डिटर्मिनांट बना 2 1 4 3। रो 1 के सभी एलिमेंट रो 2 के जगह, रो 2 के सभी एलिमेंट रो 1 के जगह। तो रो 1 एंड रो 2 आर इंटरचेंज्ड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट इज 2 क्रॉस 3 माइनस 1 क्रॉस 4। तो देखते हैं कि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को अगर आपस में अदला बदली कराते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट के आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू 2 न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन साइन पर जब विचार करते हैं तो माइनस चेंज होता है प्लस में। अगर प्लस रहता तो निहायत तौर से माइनस मिलता। इस एग्जाम्पल के मदद से हम इसके रिजल्ट को फिर अब डिस्क्राइब अगर करते हैं तो कोई डिटर्मिनांट के दो रो या दो कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कराते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन साइन चिन्ह बदल जाता है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज को हम अब इस छोटे से एग्जाम्पल के मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स
are interchanged, then numerical value of determinant is unchanged, but sign is changed. माइनस है तो प्लस आया, प्लस रहता तो माइनस आता। प्रॉपर्टीज नंबर 2, if any two rows or any two columns of a determinant are interchanged, then numerical value of determinant is unchanged, but sign is changed। जब कभी भी हम डिटरमिनांट में कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर दें तो डिटरमिनांट के आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन चिन्ह अवश्य बदल जाता है। प्रॉपर्टीज 2 को जब हम फॉलो कर लिए तो प्रॉपर्टीज 3 को बच्चों अब हम जरा लर्न कर लें। प्रॉपर्टीज 3, बट 3 को स्टार्ट करने से पहले एक बार पुनः आपको रिकॉल करा लें। किसी डिटरमिनांट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में अदला बदली करा दें तो डिटरमिनांट के अंक वाला मान यानी आंकिक मान अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू जस का तस हेयर टू चेंज करने के बाद V2, लेकिन साइन माइनस चेंज होकर के प्लस दिया है। इस तरह से प्रॉपर्टीज 2 को बच्चे अब हम बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर लिए हैं। तो क्लास को आगे बढ़ावें और प्रॉपर्टीज 3 को लर्न करें। प्रॉपर्टीज 3 को देखते हैं। प्रॉपर्टीज 3 एक डिटरमिनांट 3x3 ऑर्डर का लें। 3, 2, 1, 4, 0, 2, 4, 1, 1 in this determinant
there are 3 rows and 3 columns. So obviously we say order of this determinant is 3 cross 3. Now we evaluate this determinant by previous rule, यानी जो पहले रूल बताया उसी के मदद से खोलते हैं। हम फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट में इन करते हैं और हॉरिजेंटली बारी बारी से क्रमशः प्रत्येक एलिमेंट का वर्क करते हैं। जैसे हम फर्स्ट रो के लेफ्ट साइड से इन करते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट 3 मिलता है, 3 को लिख लें और बगल में ब्लैंक्स दे दें। पिछले क्लास के मेथड्स को फिर से हम एक बार इस डिटर्मिनेंट में रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति कर लें, ताकि दोबारा फिर से हम डिटर्मिनेंट को खोलने का मेथड्स लर्न कर लें। 3 लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो पहला रो और पहला कॉलम को अगर हम ऑफ कर दें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0, 2, 1, 1। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में 0 प्रिंसिपल एलिमेंट 0 के तरफ से ऑपरेट करेंगे। 0 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 1। जब 3 एलिमेंट 3 का वर्क कर लिया तो हॉरिजेंटली आगे बढ़ते हैं, तो एलिमेंट 2 को लेते हैं। साइन हम सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का, प्रिंसिपल एलिमेंट का साइन प्लस, तो सक्सीडिंग आगे वाले एलिमेंट 2 का साइन माइनस। फिर 2 से ऑपरेट करने चला। 2 लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ऑफ कर दें तो एलिमेंट 4, 2, 4, 1। 4 1 जा 4 माइनस 2 4 जा 8। इस तरह से एलिमेंट 2 का भी वर्क कर लेते हैं। फिर एलिमेंट 1 के पास पहुंचते हैं। प्लस माइनस प्लस 1 एलिमेंट 1 लाइज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। एलिमेंट 1 पहला रो तीसरा कॉलम में है, तो पहला रो तीसरा कॉलम को फिर हम छुपा दें, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 4 0 4 1। प्रिंसिपल एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट का 4 के तरफ से क्रॉस करोगे, 4 1 जा 4 माइनस 0 4 जा 0। इस तरह से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 निकला। अब प्रॉपर्टीज 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टीज 3 को अब रिसर्च के तरह हम लर्न करेंगे
कि इस लिए गए एग्जाम्पल में रो 1 के तीनों एलिमेंट को यानी रो 1 को अब हम विस्थापित करा देते हैं कॉलम 1 में। रो 1 इज चेंज्ड इनटू कॉलम 1। Now इस तरह से रो 1 के एलिमेंट 3, 2, 1 को रिप्लेस करा दिया कॉलम 1 में। रो 2 को कॉलम 2 में विस्थापित करा दें। 4, 0, 2। रो 3 के एलिमेंट 4, 1, 1 को कॉलम 3 में रिप्लेस कर दिया। अर्थात डिटर्मिनांट के सभी रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में विस्थापित कराया और उसके उपरांत डिटर्मिनांट का पुनः मान निकालने चला। थ्री क्रॉस 3 पहला रो पहला कॉलम में है। पहला रो पहला कॉलम को ऑफ कर दें। रिमेनिंग एलिमेंट्स का वैल्यू 0, 1 जा 0, -1, 2 जा 2, 0, -2 प्लस दूसरा सक्सीडिंग एलिमेंट रो 1 में 4 पहला रो दूसरा कॉलम में। रिमेनिंग एलिमेंट्स 2, 1, 1, 1, 2, 1 जा 2, -1, 1 जा 1। फिर आगे बढ़ा एलिमेंट 4 प्लस माइनस प्लस 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। रिमेनिंग एलिमेंट्स 2, 0, 1, 2, 2, 2 जा 4 -0 और इस तरह से -6 -4 प्लस 16 that is equal to 6। और किसी डिटर्मिनांट के सभी रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज करने के उपरांत इस प्राप्त नए डिटर्मिनांट का मान जस का तस। पहले भी रिजल्ट आया 6 और चेंजिंग करने के उपरांत भी डिटर्मिनांट का वैल्यू आया 6। अर्थात यहाँ इस रिजल्ट के आधार पर हम प्रॉपर्टीज को अपने से गढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टीज को अपने से डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को अपने से फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? तो जो वर्क आपने किया इस वर्क ऑफ कल्चर के आधार पर प्रॉपर्टीज हमारा तीसरा अब आ रहा है। किसी डिटर्मिनांट के सभी रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर चेंज करते हैं
तो डिटर्मिनांट के मान पर कोई असर नहीं पड़ता। इफ all rows are changed into corresponding columns if all rows are changed into corresponding columns, then value of determinant is not change। जिस तरह से हमने अभी रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज किया, तो सिमिलरली ठीक इसके उल्टा अगर सभी कॉलम को हम करस्पॉन्डिंग रोज में चेंज कर दें तो डिटर्मिनांट का मान बदलता नहीं है। इस तरह से प्रॉपर्टीज 3 का हम प्रयोग जब कभी डिटर्मिनांट के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने चलें और प्रॉपर्टीज 3 का अगर जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल इस 3 नंबर के प्रॉपर्टीज का प्रयोग डिटर्मिनांट को इवैल्यूएट करते समय आप मजे से कर सकते हैं। जब जब आपका मन चाहे कि हम सभी रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दें या सभी कॉलम को करस्पॉन्डिंग रोज में चेंज कर दें, ऐसा करने से डिटर्मिनांट पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज 3 बच्चों जब हम अब आसानी से फॉलो कर लिए तो 4 नंबर प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ चले। प्रॉपर्टीज 4, कभी कभी हमारा मन सोचता है, आप रिसर्च स्कॉलर की तरह हमारे बच्चों का भी दिमाग चलता है कि मन में आता है कि किसी डिटर्मिनांट को अगर हम कोई कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कांस्टेंट का ऑपरेशन डिटर्मिनांट के साथ किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो उससे संबद्ध एसोसिएट प्रॉपर्टीज पर विचार करते हैं। लेट डिटर्मिनांट ए
इज 5 2 1 3। डिटर्मिनांट को जैसे हम खोलते हैं 5 3 जा 15 -2 1 जा 2। डिटर्मिनांट का वैल्यू देखा 13 आता है। हम सबों के अंदर में जितने बच्चे हमारे इस एकेडमिक को लर्न करते हैं तो उसके मन में भी नई नई बातें आते रहता है। बच्चों में थिंक करने का कैपेसिटी रहता है। बच्चे भी सोचते हैं कि अगर इस डिटर्मिनांट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहें तो किस प्रकार से हम कांस्टेंट को डिटर्मिनांट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर डिटर्मिनांट ए इज मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट 4। तो 4a का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी डिटर्मिनांट a को हम कांस्टेंट 4 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 4 क्रॉस डिटर्मिनांट a का मान पुट कर लेते हैं 5 2 1 3। और इस तरह से बच्चे हमारे सोचते हैं कि डिटर्मिनांट a का वैल्यू हम जब निकाल ही चुके हैं 13, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू 13 अक्रॉस 4, तो 13 4 जा 52। तो बच्चे आसानी से इसके उत्तर बता देते हैं 52। लेकिन अगर आपके टीचर अगर आपसे बोले कि ना ये कांस्टेंट 4 को डिटर्मिनांट के साथ ऑपरेट करो, यानी 4 को हम डिटर्मिनांट से जब गुना करना चाहें, 4 को जब हम डिटर्मिनांट के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराना चाहें, तो अब इस 4 को हम अंदर में कहाँ रख सकते हैं। तो एलिमेंट 4 जैसे अंदर एंट्री लेता है तो हमारे बच्चों के मन में बहुत तरह की संभावनाएं उभरता है। बच्चे सोचने लगता है कि 4 को हम डिटर्मिनांट के अंदर चारों एलिमेंट के साथ गुना कर दें, या किसी एक रो के साथ ही गुना करें, या कोई एक कॉलम के साथ ही गुना करें। ये भिन्न भिन्न संभावनाएं जब उसके दिमाग में उभरता है तब बच्चे बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या करें। तो ऐसे स्थिति में हम अपने से भी रिसर्च कर लें कि हम पहले कन्फर्म हो चुके हैं कि डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 13, और 13 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 13 4 जा 52। आपके दिमाग में आंसर शीट के बारे में कन्फर्म हो चुके हो कि 52 आंसर आना चाहिए। तो हम इन दिमाग में उभरे हुए संभावनाओं की प्रत्येक स्थिति पर विचार करें और उसको रफली आप कैलकुलेट करें, और इस तरह से आप किसी किताब के बगैर, बिना किसी टीचर के एडवाइस के बगैर भी आप रिजल्ट को अप्रोच कर सकते हो। जैसे आप अपने दिमाग को चलाते हो,
आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते हो और इन सारे तर्क और लॉजिक के आधार पर जितनी संभावनाएं उभर रही थी, बारी बारी से मैं सारी संभावनाओं को अगर ऑपरेशन के माध्यम से उत्तर निकाल करके हम जज कर सकते हैं कि एप्रोप्रिएट मेथड्स क्या होना चाहिए। लेकिन लर्निंग पोजीशन में बच्चे हमारे लर्न करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट 4 को हम रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 5 से गुना किया, 4 5 जा 20, फिर 4 को 2 से गुना करते हैं, 4 2 जा 8। रो 2 हमारा जस का तस रह गया। एक स्थिति उभरा कि कांस्टेंट 4 को हम रो 1 से केवल गुना किया और रिजल्ट की ओर बढ़ा। प्रिंसिपल एलिमेंट 20 के तरफ से ओपन किया, 23 जा 60 माइनस 8 1 जा 8, और इस तरह से रिजल्ट 52 आया। बच्चे वेरीफाइड हो लिया कि 52 जैसे मिला, उसके मन में आया कि प्रॉपर्टीज 4 में हम जब किसी कांस्टेंट को किसी डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने चलें तो केवल एक रो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ बच्चे के दिमाग में आया कि जरा सा रो 2 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करके देख लें। चार का ऑपरेशन रो 2 के साथ किया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और इस तरह से डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट किया। 5 12 जा माइनस 2 4 जा, पुनः रिजल्ट आया 52। तो कांस्टेंट को हम कन्फर्म हुआ कि डिटरमिनेंट के कोई एक रो के साथ केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट को हम सभी रो के साथ मल्टीप्लाई कदापि ना करें। लगा जब रो वाइज कर लिया तो क्यों नहीं कॉलम वाइज भी हम कंफर्म हो लें कि रिजल्ट 52 आता है कि कोई दूसरा तो रिजल्ट नहीं आ जाए। कॉलम वाइज हम रिसर्च करने चल दिया। कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करने गया, 4 से 5 को गुना किया, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। कॉलम 2 जस का तस, जैसा कॉलम 2 वैसा ही लिख डालें। प्रिंसिपल एलिमेंट 20 ऑपरेट किया, 23 जा माइनस 2 4 जा, देखा कॉलम वाइज भी अगर हम
मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को तो रिजल्ट बिल्कुल पहले की तरह 52 का 52। और इस छोटे छोटे वर्क ऑफ कल्चर के आधार पर हम प्रॉपर्टीज 4 को अपने से डील कर लें कि इफ एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई विथ अ डिटर्मिनेंट, if any constant is multiply with a determinant, then it is operated either only one row or only one column। अगर किसी कांस्टेंट के साथ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत आ पड़े तो हमारे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि किसी एक रो में ही मल्टीप्लाई करें या केवल एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करें। सभी में मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल आप गलती ना करें। प्रॉपर्टीज 4 को, प्रॉपर्टीज 4 को अब लैंग्वेज में भी हम सीख लें। इफ एनी कांस्टेंट इज, if any constant is multiply with a determinant, then it is operated either only one row or only one column। इस तरह से प्रॉपर्टीज 4 तक आज बच्चे हम पढ़ लिए हैं, लर्न कर लिए हैं। अगले कक्षा में प्रॉपर्टीज 5 से स्टार्ट करेंगे। पढ़ाए गए पिछले सभी क्लास को हम रिकॉल करेंगे और फिर बैठ करके चिंतन करेंगे कि आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसको आंख बंद करके चिंतन हम करें कि इन सारी बातों को हम अपने से रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इस तरह से अगर रिकॉल कर लेते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मैथ्स में धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। बच्चे आज यही कक्षा हम रोक रहे हैं, तब तक आप घर पर रह करके बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ इसी तरह से कक्षा का आनंद लेते रहिए। अपने माता पिता के बीच में रह करके माता पिता की सेवा भी करते रहें। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको आशीर्वाद दे। हमारे तरफ से सपरिवार आपको शुभ हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक्स बेटे।